नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 जून 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे G7 के एक्सपेंशन का इशू। यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये आइडिया दिया है G7 ग्रुप को एक्सपेंड कर दिया जाए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रशिया, इन 4 देशों को इंक्लूड किया जाए G7 में और ग्रुप बन जाए G11। डिटेल से इस इशू को डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर इशू डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट से संबंधित। महामारी की सिचुएशन में पार्लियामेंट अपना रोल ठीक से प्ले नहीं कर सकी, पूरी तरह से एक्शन में मिसिंग रही। सबसे लास्ट में आर्टिकल डिस्कस करेंगे किसानों के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित। देखो, बीच में ये जो आर्टिकल है बड़ा सारा, ये चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित है। इसमें 2-3 जो नए पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। राइटर जो कि हैं हैप्पीमोन जैकब, वो ये बोलते हैं, देखो इंडिया के साथ फिलहाल की सिचुएशन में डिस्प्यूट करके, मतलब एग्रेशन दिखा के बॉर्डर पर, चाइना ये भी साबित करना चाहता है कि बेशक चाइना फिलहाल ऑक्यूपाई है बहुत सारी दूसरी जगहों पर, जैसे हांगकांग में बहुत कुछ चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, यूएसए के साथ कोल्ड वार चल रहा है। बावजूद इसके चाइना मल्टीपल फ्रंट्स पर प्रेशर झेलने के लिए तैयार है। दूसरा, देखो चाइना इंडिया के साथ फुल फ्लैज एस्केलेशन नहीं चाहता है। चाइना बिल्कुल नहीं चाहता है कि बॉर्डर पर किसी प्रकार की गोलाबारी हो या फिर इंडिया के साथ विवाद आगे बढ़े। चाइना की रणनीति यही है कि समय समय पर थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी मिलिट्री विक्ट्रीज हासिल की जाएं। जैसे देखो, डोकलाम में विवाद हुआ था 2017 में। विवाद का कारण यह था कि चाइना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहा था। हालांकि विवाद को सुलझा लिया गया, बट एक्सपर्ट्स का यह मानना है, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का, कि अभी भी चाइना डोकलाम में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहा है। यानी चाइना अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटा। अब एक बार फिर से लद्दाख में चाइना काफ़ी आगे आ गया है। अब देखो, यहाँ पर ना अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि चाइना के जो जवान हैं वो उस एरिया में आ गए हैं जहां पर ट्रेडिशनली इंडियन फोर्सेस का कंट्रोल था। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि चाइना की फोर्सेस अभी फिलहाल ऐसी लोकेशन पर हैं जिसको लेके परसेप्शन दोनों देशों की अलग अलग है, और वहां पे चाइना ने कुछ परमानेंट कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की है जिसको लेके विवाद पैदा हुआ है। हालांकि कुछ अभी फिलहाल क्लैरिफाई नहीं है। इतना जरूर है कि चाइना एग्रेशन शो कर रहा है लद्दाख में। तो मकसद चाइना का यही है कि छोटी छोटी मिलिट्री विक्ट्रीज हासिल की जाएं। बड़ा विवाद, किसी प्रकार की गोलाबारी बॉर्डर पर या फिर बहुत कोई वार हो जाना, ऐसा कुछ चाइना इंडिया के साथ नहीं चाहता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, इंडिया कैसे जवाब दे चाइना के इस प्रकार के एग्रेशन का। देखो, एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि इंडिया सीधा सीधा मान ले कि चाइना ने कोई एरिया हड़पा ही नहीं है, चाइना आगे नहीं आया है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो पाकिस्तान ने शुरुआत में मानने से इनकार कर दिया था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं है। अभी भी पाकिस्तान की सरकार बोल देती है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है। उस प्रकार से इंडिया भी इनकार कर दे कि नहीं, किसी प्रकार का कोई ज़मीन हमारी चाइना ने नहीं हड़पी है। बट देखो, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। चाइना अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। चाइना आज लद्दाख में ऐसा किया है, फिर किसी और एरिया में ऐसा करेगा चाइना। तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया देखो, अब एलएसी तो चाइना के साथ बहुत बड़ी है। 4000 किलोमीटर के आसपास की एलएसी है हमारी चाइना के साथ। बिल्कुल एग्जैक्टली बात करें तो 3500 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया का चाइना के साथ। अब देखो, कई कई लोकेशंस पर चाइना की पोजीशन स्ट्रोंग है, लेकिन देखो बहुत सारी पोजीशंस ऐसी भी तो हैं जहां पे इंडिया की पोजीशन स्ट्रोंग है। वहां पर इंडिया की आर्मी की अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट है या फिर आईटीबीपी की अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट है, उनकी लोकेशन भी स्ट्रोंग है। तो इंडिया जैसे को तैसा कर सकता है, मतलब टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से। अगर चाइनीज एग्रेशन शो करते हैं बॉर्डर पर, तो हम भी, हमारी फोर्सेस भी कुछ आगे जाके वहां पर परमानेंट कुछ स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सिर्फ एक सिग्नल देने के लिए चाइना को कि भैया आप ऐसा करोगे तो हम भी ऐसा करेंगे और हम कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हैं। तो फिर देखना होगा क्या चाइना अपनी रणनीति बदलता है या फिर नहीं बदलता है। क्योंकि देखो, जवाब अगर चाइना को नहीं दिया जाएगा तो चाइना अपनी इस रणनीति पर कायम रहेगा। आज लद्दाख में ऐसा किया है, कल किसी दूसरे एरिया में चाइना फिर से ऐसा करेगा।
चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल G7 के एक्सपेंशन से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, पिछले हफ्ते USA के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा स्टेटमेंट दी गई, ये जो G7 ग्रुप है ये करंट वर्ल्ड सिचुएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। आवश्यकता ये है इस G7 ग्रुप को एक्सपेंड किया जाए। और जो आइडिया दिया गया है USA के राष्ट्रपति के द्वारा, उन्होंने कहा है इस ग्रुप में रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इन देशों को ऐड किया जाए, इंक्लूड किया जाए। तो देखो, हम डिस्कस करेंगे इस एक्सपेंशन के क्या मायने हैं, USA के राष्ट्रपति के दिमाग में क्या है, मतलब वो क्यों इस ग्रुप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। बट इससे पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। ये G7 ग्रुप है क्या? देखो, 6 देशों ने मिलकर ये ग्रुप इस्टेब्लिश किया था 1975 में G7। बाद में कनाडा भी ऐड हो गया था 1 साल बाद। मकसद इस ग्रुप को इस्टेब्लिश करने का ये था, 1970s में जो पुराना एक्सचेंज सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया था। ऑयल क्राइसिस भी इमर्ज होके आए थे 1973 में। तो उस समय वर्ल्ड की 6 सबसे बड़ी इकोनॉमीज एक साथ आई थी। उन्होंने इस ग्रुप की स्थापना की थी ताकि वर्ल्ड के बड़े जो इकोनॉमीज इश्यूज हैं उन्हें डिस्कस किया जा सके। और 1 साल बाद कनाडा ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था और ये ग्रुप बन गया था G7। जब देखो 1990-91 में USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो सबसे बड़ा घटक था रशिया। रशिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया 1998 में और ये ग्रुप बन गया G7 से G8। अब देखो, ध्यान देने वाली बात ये है, हालांकि रशिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर नहीं था, लेकिन रशिया एक बड़ी पॉलिटिकल पावर था। और ये ग्रुप जो था वो समय के अनुसार बाकी इश्यूज को भी डिस्कस करने लगा था, जैसे टेररिज्म, डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज, क्लाइमेट चेंज संबंधित इश्यूज। ग्रुप का नेचर चेंज हो चुका था। पहले फोकस किया करता था सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज पर, लेकिन बाद में अलग अलग इश्यूज को ये ग्रुप डिस्कस करने लगा। इसलिए रशिया को इन्होंने इंक्लूड कर लिया 1998 में। लेकिन 2014 में जब देखो रशिया ने क्रीमिया को हड़पा तो इस ग्रुप ने रशिया को बाहर निकाल दिया कि भैया आप यहां से चले जाइए, आप तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रहे हो, आपने क्रीमिया को हड़प लिया है, आप कब्जा कर रहे हो। तो ये ग्रुप बाद में फिर से 2014 में G8 से बन गया G7। तो ये हमने एक बैकग्राउंड डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं USA क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है इस ग्रुप के एक्सपेंशन से। देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है जो USA के राष्ट्रपति ने कहा, करंट वर्ल्ड सिचुएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है ये ग्रुप। क्योंकि इकोनॉमीज के हिसाब से भी देखें तो इंडिया अभी वर्ल्ड में 5वें नंबर पर सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो आवश्यकता ये है कि इस ग्रुप को एक्सपेंड किया जाए और कई देश जो काफ़ी पावरफुल अब हो चुके हैं उनको भी इस ग्रुप में ऐड किया जाए। दूसरा पॉइंट, आपने एक चीज़ जरूर ध्यान दी होगी, ट्रंप ने जो आइडिया दिया है एक्सपेंशन का, ट्रंप ने चाइना को नहीं इंक्लूड किया है इस ग्रुप में। तो एक प्रकार से USA का ऑब्जेक्टिव ये है, चाइना का राइज जो सो कॉल्ड पीसफुल नहीं है, अब कैसे चाइना को रोका जा सकता है ये डिस्कस किया जाए इस ग्रुप में। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद बात करें तीसरे ऑब्जेक्टिव की। देखो, USA के राष्ट्रपति ने रशिया को भी इस ग्रुप में फिर से इंक्लूड करने का सजेशन दिया, जबकि एक बार पहले रशिया इस ग्रुप का पार्ट था और 2014 में इस ग्रुप से निकाला जा चुका है। तो मकसद क्या है फिर से रशिया को इंक्लूड करने का सजेशन देने का? मकसद देखो ये है, USA ये चाहता है चाइना प्लस रशिया के रिलेशन जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं पिछले 10 सालों में, इस रिलेशन को कमज़ोर किया जाए और रशिया को चाइना से अलग किया जाए। देखो, वो बात अलग है, ऐसा करना आसान नहीं है और ऐसा होने भी नहीं वाला है, क्योंकि रशिया और चाइना के बीच जो ये एक्सिस हैं, इसे तो कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा अथॉरिटेरियन एक्सिस का नाम दिया जाता है, क्योंकि दोनों जो कंट्रीज हैं, रशिया और चाइना, दोनों देशों में अथॉरिटेरियन रेजीम है। रशिया में नाम की डेमोक्रेसी है, पुतिन ने पावर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज करके रखी है। खैर,
यूएसए ये चाहता है वो बात अलग है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि चाइना और रशिया की एक्सिस को तोड़ना, इस ग्रुप में रशिया को इंक्लूड करके। बात करते हैं चौथे ऑब्जेक्टिव की। देखो, कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में ज़्यादातर जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल WHO, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब कोलैप्स कर गई, ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाई। तो यूएसए चाहता है एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन हो, फॉर एग्जांपल G11, जो वर्ल्ड में इस प्रकार की सिचुएशन को ठीक ढंग से एड्रेस करने की कोशिश करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। देखो, अगर हम रशिया को छोड़ दें, बाकी 3 देश ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया, फिलहाल की सिचुएशन में इन देशों के जो इंटरेस्ट हैं वो चाइना के संदर्भ में यूएसए के साथ कन्वर्ज होते हैं। ऑस्ट्रेलिया चाइना से दुखी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बयान दिया था, आपको याद होगा, कि कैसे ये वायरस ओरिजिनेट हुआ, जांच होनी चाहिए। चाइना ने बदले में धमकी दी कि आपको इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे अगर आप इस प्रकार की स्टेटमेंट दोगे। इंडिया का फिलहाल बॉर्डर टेंशन चल रही है चाइना के साथ, और साउथ कोरिया तो हमेशा से चाइना से दुखी रहता है। तो ये अगर देश G11 में शामिल होंगे तो यूएसए को लाइक माइंडेड कंट्रीज मिल जाएंगे और यूएसए अपनी खोई हुई पावर को बरकरार रख सकेगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी हमने बात की। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की। देखो, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है, G7 ग्रुप की जो वर्किंग है ना, काफ़ी ज़्यादा डल है। इतना कोई खास ये ग्रुप है नहीं G7। वैसे G8+5 का आइडिया पहले भी आ चुका है। जिस कंट्री के पास चेयरमैनशिप होती है इस ग्रुप की, वो देश अपनी मर्जी से कुछ कंट्रीज को इनवाइट कर सकता है। तो पहले बात चली थी कि 5 जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जैसे इंडिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, उनको भी G8 की जब मीटिंग ऑर्गेनाइज हो तो उनको भी इनवाइट किया जाए इस ग्रुप की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन कुछ खास फायदा इसका हुआ नहीं। और अब जब ये ग्रुप एक्सपेंड होकर G11 भी बन जाएगा तो कोई जरूरी नहीं कि ये ग्रुप इफेक्टिव होकर काम करने लगेगा, क्योंकि देखो, एक ग्रुप ऑलरेडी G20 की फॉर्म में है जिसमें चाइना भी है, ये सारे देश भी हैं जो कि वर्ल्ड के विभिन्न इश्यूज को डिस्कस करता है। इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज की बात करते हैं। देखो, यूएसए तो चाहता है इस ग्रुप में रशिया हो, लेकिन बाकी जो देश है ना, फॉर एग्जांपल जर्मनी, यूके, ये नहीं चाहते कि G7 को जब एक्सपेंड किया जाए तो उसमें रशिया भी शामिल हो। उनका रशिया को लेके ऐतराज़ है। तो कोई जरूरी नहीं ये जो आइडिया है इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मतलब G7 को G11 में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि यूएसए का समर्थन होना मतलब बाकी देशों का समर्थन होना नहीं है। सभी देशों का समर्थन जरूरी है इस ग्रुप को एक्सपेंड करने के लिए। नेक्स्ट चैलेंज, देखो, चाइना को छोड़ने का विचार तो है, बट चाइना अभी फिलहाल वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो चाइना को छोड़ के क्या ये ग्रुप सफलतापूर्वक काम कर पाएगा? जिन वर्ल्ड इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा, क्या उसका कोई नतीजा निकलेगा डिस्कशन में चाइना को इंक्लूड किए बिना? इस पर भी कुछ एक्सपर्ट्स सवाल उठाते हैं। चैलेंजेस डिस्कस करने के बाद अब बात करते हैं इंडियन एंगल की। इंडिया का क्या स्टैंड है इस इशू के ऊपर? चूंकि देखो, ट्रंप ने यह सजेस्ट किया है इंडिया को भी G11 में शामिल किया जाए, तो इंडिया तो सर्टेनली खुश है। इंडिया ने कहा है ट्रंप विजनरी लीडर हैं और ट्रंप के विजन का नतीजा है कि उन्होंने G11 को इस्टेब्लिश करने की बात कही है। वैसे भी इंडिया लंबे समय से ये कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आए और इंडिया भी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने, लेकिन रिफॉर्म्स नहीं आ रही हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। तो अगर इंडिया G11 का पार्ट बनता है तो इंडिया की आवाज़ को पहचान मिलेगी, इंडिया अपना लीडरशिप रोल प्ले कर सकता है ग्लोबल इश्यूज़ पर। तो इंडिया के लिए सर्टेनली ये अच्छा है। लेकिन आर्टिकल में लास्ट में एक सावधानी पूर्वक सजेशन दिया जाता है। देखो, यूएसए और चाइना के बीच अभी कोल्ड वार चल रहा है और उसी का नतीजा है यूएसए के द्वारा इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन का सजेशन देना जिसमें चाइना शामिल नहीं है। तो हमें संभल के चलना होगा, क्योंकि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। कहीं यूएसए और चाइना के बीच चल रहे कोल्ड वार में इंडिया यूएसए का प्यादा ना बन जाए।
तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया G11 के आइडिया के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पार्लियामेंट के रोल के बारे में है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। आर्टिकल की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पार्लियामेंट का काम क्या होता है? सोच के बताइएगा, पार्लियामेंट का क्या काम होता है? देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाना, लॉ मेकिंग। दूसरे नंबर पे पार्लियामेंट का काम है एग्जीक्यूटिव यानी सरकार की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना। तीसरे नंबर पे पार्लियामेंट का काम है हमारे देश में जो ऑनगोइंग इश्यूज हैं उनको डिस्कस करना। देश के अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से MP चुन के आते हैं, वो अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की आवाज़ उठाते हैं पार्लियामेंट में। चौथे नंबर पे सरकार जो पैसा खर्च करती है, एक्सपेंडिचर जो सरकार करती है, उसको अप्रूवल देना, ये भी पार्लियामेंट का काम है। तो ये वैसे तो देखो और भी काफ़ी सारे काम हैं, लेकिन ये हमने मेन फंक्शंस डिस्कस किए जो पार्लियामेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अब देखो, पिछले 2 से अधिक महीने हो गए, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में महामारी फैली हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में तो पार्लियामेंट की और भी ज़्यादा आवश्यकता थी कि पार्लियामेंट का सेशन ऑर्गेनाइज होता। क्यों? एक एक फंक्शन की बात कीजिए। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को इन्वोक किया पूरे देश में लॉकडाउन लगाने के लिए, क्योंकि और कोई कानून था ही नहीं इस महामारी की सिचुएशन से निपटने के लिए, पूरे देश में लॉकडाउन लगाने के लिए। राइटर के द्वारा कहा जाता है, अरे भैया, जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले तक तो पार्लियामेंट काम कर ही रही थी ना, तो बनवा लेते कानून, नहीं बनवाया आपने। अब बात कीजिए दूसरे फंक्शन की, सरकार की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना। देखो, महामारी की सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं, लेकिन उन डिसीजंस को लेके पार्लियामेंट के द्वारा उन डिसीजंस की स्क्रूटिनी नहीं की जा सकी है, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन लगा ही नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सारे डिसीजंस हैं वो अनचेक्ड हैं, उनकी कोई छानबीन नहीं हुई है, जबकि ये काम है पार्लियामेंट का कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए सरकार की। अब तीसरे फंक्शन की बात कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्चा किया जाता है उसे अप्रूवल देना। अब देखो, 20 लाख करोड़ पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आत्मनिर्भर अभियान के तहत, लेकिन पार्लियामेंट से कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। बात करें चौथे फंक्शन की, जो ऑनगोइंग इश्यूज हैं हमारे देश में उनको डिस्कस करना, ताकि विभिन्न MPs अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की आवाज़ उठा सकें। अब देखो, कितने सारे इश्यूज इंपॉर्टेंटली हमारे देश में इमर्ज होकर आए, जैसे माइग्रेंट क्राइसिस या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, कैसे इस महामारी को रोका जाए। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट का सेशन ही ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, तो इन सब इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशन ही नहीं हो सकी। तो मतलब पार्लियामेंट पूरी तरह से एक्शन में मिसिंग है, और यही इस आर्टिकल का टाइटल है, इंडियन पार्लियामेंट इज मिसिंग इन एक्शन। जबकि देखो, दूसरे देशों की जो पार्लियामेंट्स हैं वो रेगुलरली मिल रही हैं, उनका सेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। एग्जाम्पल दिया जाता है कनाडा की पार्लियामेंट का। फर्स्ट लॉकडाउन मीटिंग कनाडा की पार्लियामेंट की ऑर्गेनाइज हुई अप्रैल के एंड में। 338 टोटल MPs हैं, जिसमें से 280 MPs ने पार्टिसिपेट किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। कनाडा की बात सबसे पहले इसलिए की जा रही है क्योंकि देखो, कनाडा से हमारा सिस्टम काफ़ी मिलता जुलता है। दोनों, इंडिया और कनाडा, पहले ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का एग्जाम्पल दिया जाता है, वहाँ पर हाइब्रिड मॉडल को फॉलो किया गया। जिसको इन पर्सन अटेंड करना है पार्लियामेंट को, वो इन पर्सन अटेंड करे फिजिकली आकर पार्लियामेंट में, और जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से अटेंड करना है, जो नहीं आना चाहता, मत आओ भाई, अटेंड कर लो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो इस प्रकार से ब्रिटिश पार्लियामेंट का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ। इसके अलावा देखो, और भी काफ़ी सारे देश हैं, जैसे फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इन देशों की पार्लियामेंट के सेशंस भी ऑर्गेनाइज हुए, या फिर पार्लियामेंट के समकक्ष जो भी बॉडी हैं इन देशों में, उस बॉडी के सेशन ऑर्गेनाइज हुए। और इंडिया की बात करें, इंडिया के संविधान में ऐसा कहीं पर मना नहीं किया गया है कि पार्लियामेंट का सेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं ऑर्गेनाइज किया जा सकता। वैसे देखो, आपको पता है हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में, 130 करोड़ जनता और डेमोक्रेसी
सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया पूरे वर्ल्ड की, और दूसरी तरफ हमारे देश का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी स्ट्रोंग है, आईटी हब माना जाता है इंडिया को। तो इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, जिसमें सेशन ऑर्गेनाइज हो सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ये तो बहुत आसान काम था, बस पॉलिटिकल विल चाहिए थी, जो कि नहीं सामने आई हमारे देश में। वैसे देखो, कुछ जो लोग कंसर्न्स रेज करते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, देखो वैसे भी पार्लियामेंट का जब सेशन ऑर्गेनाइज होता है ना, टीवी पे तो आता है, हम सब तो देखते हैं, तो ऐसा क्या वो डिस्कस कर लेंगे जो बाकी जनता को पता लग जाएगा। टीवी पे तो वैसे भी सारी प्रोसीडिंग्स आती ही है ना। हाँ, जो कमेटीज़ हैं पार्लियामेंट की, जो सब कमेटीज़ होती हैं, उनकी मीटिंग में क्या क्या हुआ ये टीवी पर नहीं आता है। तो आप सब कमेटीज़ की जो मीटिंग्स हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज हो, लेकिन वो सिक्योर हो, ये भी तो इंश्योर कर सकते हो ना। वही बात जो हमने अभी डिस्कस की, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत अच्छा है, क्या हम ऐसा कुछ इंश्योर नहीं कर सकते कि सब कमेटी की जब मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं पार्लियामेंट की, वो सिक्योर वे में हो, किसी प्रकार की कोई बात लीक ना हो। ऐसा करना देखो कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं आसानी से। लास्ट में राइटर के द्वारा कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज का एक्सक्यूज है ना पार्लियामेंट के सेशन के ऑर्गेनाइज होने में या फिर कमेटीज़ के आपस में मिलने में, ये एक्सक्यूज कोई कॉन्क्रीट नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है कि इंटरनेट अच्छा नहीं है कई सारे ज़िलों में, और एमपीज़ अभी अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में हैं। इसके जवाब में राइटर कहते हैं, भैया हर एक ज़िले में फाइबर ऑप्टिक्स की लाइन है, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में तो एमपीज़ आ ही सकते हैं ना मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और सीक्रेसी की बात हमने कर ही ली कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो आईटी कंपनीज़ को बोला जा सकता है इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कि मीटिंग की जो डिटेल्स हैं वो लीक ना हो, क्या कुछ डिस्कस हुआ है। बस बात यही है कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और पार्लियामेंट इंडिया की डेमोक्रेसी की एस्पायरेशंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पार्लियामेंट ही नहीं मिलेगी तो मतलब हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वीक हो रही है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पार्लियामेंट के रोल के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल किसानों के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी के इशू से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल सामने रखा कि स्टेट्स के लिए जो बोरोइंग लिमिट है, यानी उधार लेने की जो लिमिट है, उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे, लेकिन 4 रिफॉर्म्स विभिन्न स्टेट्स को लेकर आने पड़ेंगे, जिसमें से एक था फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाली जो स्कीम्स हैं काफ़ी सारे स्टेट्स चला रहे हैं, इस स्कीम को बंद कर दिया जाए, और अगर वो किसानों को राहत पहुंचाना ही चाहते हैं तो एक बार किसानों को बोला जाए कि आप बिजली का बिल भर दो, और उसके बाद किसानों के खाते में डायरेक्टली पैसा पहुंचा दिया जाए जितना उनका बिजली का बिल आया है। मतलब डायरेक्ट आप किसानों को बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दो, बजाय इसके कि फ्री बिजली दो, यानी उनका बिजली का बिल ही ना आए। देखो पहले भी इस प्रकार के आइडियाज़ प्रपोज किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार खास बात यह है कि एक टाइमलाइन रख दी गई है स्टेट्स के सामने कि आपको इस साल के अंत तक, यानी दिसंबर से पहले, कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है कि डायरेक्टली किसानों को बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाए, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक इस स्कीम को पूरी तरह से पूरे स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये टाइमलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रख दी गई है स्टेट्स के सामने। देखो इस प्रकार की स्कीम्स क्यों आती हैं, सीधा सीधा एक रीज़न तो यही है, किसानों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं होती, उनको राहत पहुंचाने के लिए इस प्रकार की स्कीम चलाई जाती है। बट देखो किसानों को राहत दूसरे जरियों की सहायता से भी पहुंचाई जा सकती है। ये जो इस प्रकार की स्कीम्स चलाई जाती हैं ये पॉपुलिज्म के चलते चलाई जाती हैं, लोक लुभावनवाद के चलते, वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते, ताकि किसानों को लुभाया जा सके, वो उस पार्टी के पक्ष में वोट दे जिन्होंने इस स्कीम को चलाया है। तमिलनाडु में ये स्कीम सबसे पहले चली थी फ्री पावर वाली 1984 में। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के सामने इस स्कीम को रखा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाए, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसका विरोध किया। बाकी जो स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, यहाँ पर भी ये स्कीम अभी फ़िलहाल इम्प्लीमेंट की जा रही है। इन स्टेट्स का क्या स्टैंड होगा अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि देखो कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर अभी फ्री पावर वाली स्कीम इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जो सिग्नल दिए हैं उसके अनुसार
वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को इम्प्लीमेंट करेंगे। महाराष्ट्र पिछले 15 सालों में एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसने फ्री पावर देना स्टार्ट किया था किसानों को, लेकिन पहले ही साल इस फ्री पावर वाली स्कीम को स्क्रैप कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्वेश्चन ये उठता है, फायदे क्या क्या होंगे अगर विभिन्न सरकारें डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफ़र करती हैं किसानों के खाते में। देखो, सबसे पहला तो बेनिफिट ये है, बिजली की बचत की जा सकेगी। देखो, जिन राज्यों में अभी बिजली फ्री है वहाँ पर किसानों को कोई बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता, उनके पास बिजली का बिल आता ही नहीं है। अब देखो, ह्यूमन नेचर ऐसा है, बहुत सारे लोगों को फ्री रिसोर्सेज की कदर नहीं होती, तो इस वजह से वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है बिजली का। अब देखो, जब बिजली का वेस्टेज होता है ना, तो सिर्फ बिजली का वेस्टेज नहीं होता, पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। अब चूंकि बिजली फ्री है तो बहुत सारे किसानों ने समरसिबल और पंप सेट लगवा के रखे हैं और ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। इस वजह से, चूंकि देखो बिजली तो फ्री है, पंप चलता रहता है पूरे दिन और पानी नीचे से, ग्राउंड वाटर नीचे से निकलता रहता है। सिचुएशन ये आ गई है, जिन स्टेट्स ने पहले इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया था, फॉर एग्जांपल पंजाब, तमिलनाडु, इन राज्यों के कई सारे जिलों में ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। तो एक लेवल ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, अगर यही चलता रहा, कुछ जगहों पर ग्राउंड वाटर बचेगा ही नहीं इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो विभिन्न राज्य ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाली स्कीम को अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं तो सिर्फ देखो जो स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे किसान, उनको सब्सिडी दी जा सकती है। मतलब उनके खाते में डायरेक्टली बिजली के बिल का पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन जो बड़े फार्मर हैं, बिग फार्मर्स, उनको तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पैसा डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सरकार काफ़ी सारे पैसे बचा सकती है इस स्कीम को जुडिशली इंप्लीमेंट करके। जिनको आवश्यकता है उनको राहत पहुंचाई जाए, लेकिन जिनको आवश्यकता नहीं है, जो अपना बिल पे करने में सक्षम हैं, उनको इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का। तो ऐसा करके सरकार बहुत सारे पैसों की बचत कर सकती है। वैसे भी कोविड-19 की महामारी के कारण स्टेट गवर्नमेंट्स के पास काफ़ी, खास करके फंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है। नेक्स्ट बेनिफिट ये होगा, अभी देखो ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज होती है ना, ये क्या करती हैं, अपने दूसरे जो लॉसेस होते हैं उनको भी फार्म सेक्टर में कैलकुलेट करवा देती हैं, क्योंकि फीडर तो काफ़ी बार सेम होता है, अलग फीडर तो होता नहीं है हाउस होल्ड पर्पजेज के लिए और फार्म सेक्टर के पर्पजेज के लिए। अगर डीबीटी वाली स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो देखो किसानों को बिल पे करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज ऐसा नहीं कर सकेंगी। तो मेनली ये 4 बेनिफिट होंगे अगर डीबीटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को इम्प्लीमेंट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। अब यहाँ पर कुछ डेटा है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। इंडिया देखो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर का। भारत रामास्वामी, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से हैं, इन्होंने पिछले साल कहा था कि हम हर साल 251 बिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करते हैं, जो कि चाइना और यूएसए में इस्तेमाल होने वाले ग्राउंड वाटर से ज़्यादा है। मतलब चाइना और यूएसए में जितना ग्राउंड वाटर निकाला जाता है, दोनों को मिला भी दें तो भी इससे ज़्यादा इंडिया अकेला ग्राउंड वाटर एक्सप्लोइट करता है एक साल में। ये कुछ पंप सेट से संबंधित फिगर हैं, पंप सेट की संख्या इंक्रीज हो गई है। ये फैक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, देखो ये बात सच है कि किसानों को फ्री बिजली देना ज़रूरी है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी ज़रूरी है। अगर फ्री बिजली नहीं दी जाएगी तो बहुत सारे किसान तो खेती करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि देखो फ्री बिजली नहीं मिलेगी तो मतलब एग्रीकल्चर करना महंगा हो गया, तो फिर एग्रीकल्चर को छोड़ सकते हैं बहुत सारे किसान। इससे ना सिर्फ जॉब लॉस होगा बल्कि हमारी फूड सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाएगी। लेकिन वही बात जो हमने पहले डिस्कस की थी, सरकार इस स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करे, उन किसानों के लिए इम्प्लीमेंट करे जो छोटे हैं, मार्जिनल हैं। बड़े किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम का लाभ ना दे, इससे एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब छोटे और मंझले जो किसान हैं उनको बिजली फ्री भी मिलती रहेगी, क्योंकि जितना भी बिल आएगा वो सरकार पे करेगी, लेकिन उनको ये एहसास होगा कि भैया इतना बिल आ रहा है और सरकार आपका बिल पे कर रही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा जुडिशली इस्तेमाल करेंगे। और वैसे भी सरकार जागरूकता पैदा करे छोटे और मंझले किसान में कि आप इलेक्ट्रिसिटी को जुडिशली इस्तेमाल करो,
और इससे ना सिर्फ बिजली की बचत होगी बल्कि पानी की भी बचत होगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फ्री पावर के इशू से संबंधित। और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।